A very good morning to everyone. When we talk about today's editorial, I would simply say that this editorial is very important for you because if you are preparing for any kind of competitive exam, you must be aware of the terms and the words that have been used in this very editorial. So, this is my request to you all that you must not skip this video and you must try to understand what I am trying to make you understand. Now, why I am emphasizing on this very point that this editorial is very important because it is related to Indian economy, and nowadays many conditions you must have observed also regarding Indian economy that it is not boosting nowadays. Now it has reached to the stage that is called stagflation, and inflation is at high. Everything is considered to be bad for economy. Now, before I start this editorial, I would request you to take notebook and pen so that you may write the important points that we shall discuss during this very editorial. Let me start with the heading, and it is inevitable increase. Now, you must try to understand the word inevitable. Inevitable is a very important word. Inevitable that cannot be altered. वो ऐसा चीज़ जिसको टाला ना जा सके, टाला ना जा सके. तो इनएविटेबल का मतलब क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, या इसको टाला ना जा सके. इंक्रीज का मतलब वृद्धि, बढ़ोतरी, यानी वैसी इंक्रीज बढ़ोतरी जिसको अब टाला नहीं जा सकता था. आखिर कौन सी बढ़ोतरी की बात हो रही है? ऑन RBI's इंटरेस्ट रेट हाइक. RBI के द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है. अब आपको ये समझना होगा कि अगर RBI इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है तो इससे क्या होता है, क्या दिक्कतें आएंगी. तो पहले तो आप समझिए कि इंटरेस्ट रेट क्या है और क्या इसको बोलते हैं और कैसे इसको बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है. जब किसी भी देश में इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए तो वैसे में क्या होता है कि लोगों के पास जो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर है वो प्रभावित हो जाता है, क्योंकि चीज़ें महंगी होती है तो धीरे धीरे आपके जेब पे अटैक करता है, और जब आपके जेब पे अटैक करेगा तो ऐसी स्थिति में आप चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे और आपका परचेजिंग पावर जैसे ही घटेगा उस देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी, क्योंकि आप खरीदोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा. इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए समय समय पर RBI मॉनिटर करती है और रेपो रेट यानी रेट को बढ़ाती है. अब इसमें आपको समझना है कि रेपो रेट, क्योंकि जो RBI बढ़ा रही है उसको रेपो रेट कहते हैं. तो रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट का मतलब होता है कि कोई भी द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक यानी RBI लेंड्स फंड्स टू कॉमर्शियल बैंक. जिस रेट पे RBI कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है उसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट. अब देखिए, अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक अब RBI से पैसा लेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा. अब वो जब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा तो दूसरे को जब वो देगा यानी अपने कस्टमर को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा उसको. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI समय समय पे इंटरेस्ट में बढ़ोतरी करती है. और एक बार फिर से कई सालों के बाद कह लो, यानी ऐसे कह लो कि जब कोविड-19 का प्रकोप आया था 2020 में, उसके बाद पहली बार RBI ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है. उतने दिनों से एक पैसा भी नहीं बढ़ाया था, ये भी आपको याद रखना होगा. तो आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट. एक होता है रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट का मतलब जस्ट उल्टा हो गया कि जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक RBI को पैसा देती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. अब देखिए, RBI इंक्रीज
इन इंटरेस्ट रेट्स वाज लॉन्ग ओवरड्यू। आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट में बढ़ोतरी करना लंबे समय से लंबित था, ओवरड्यू था। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2020 के बाद, यानी जब से कोविड-19 का प्रकोप हम लोग झेल रहे थे, उसके बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। आगे पढ़ते हैं। द पेनी हैज़ ड्रॉप्ड। पेनी का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा रुपया, पैसा, जो हमारा रुपया है वो क्या हो गया है, उसकी वैल्यू कम गई है, ड्रॉप हो गई है। आफ्टर अस्टबर्नली होल्डिंग ऑफ फ्रॉम एक्टिंग टू टेम इन्फ्लेशन। और ये क्यों हुआ है कि हम लोग अस्टबर्न होकर के, यानी एक जिद्दी, हट्टी बन करके कोशिश कर रहे थे कि इसको होल्ड करके रखें। क्या करके रखे? होल्ड। और ऐसा एक्टिंग कर रहे थे कि हम लोग इन्फ्लेशन को टेम कर लेंगे। टेम का मतलब क्या? टेम का मतलब होता है वश में करना। टेम का मतलब वश में करना होता है, कंट्रोल में करना। यानी पेनी ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जिद्दी बने हुए थे, हट्टी बने हुए थे कि नहीं, किसी तरह का कोई चेंजिंग ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम लोग इन्फ्लेशन को वश में कर लेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे। टेम का मतलब होता है कंट्रोल में करना या वश में करना। अस्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, हट्टी। विच हैज़ स्टीडली इरोडेड कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर। जिसके वजह से धीरे धीरे कस्टमर के जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है, वो क्या हो गई? इरोड हो गई। इरोड का मतलब होता है कम जाना। ऐसे इरोजन पढ़ा होगा नदी के सेंस में, जब पानी का बहाव होता है तो धीरे धीरे कटान जो होता है, घिसते जाता है, उसको इरोजन कहते हैं। तो कस्टमर का भी जो क्या हो गया, धीरे धीरे उसका परचेजिंग पावर घटता गया, कमता गया। तो यहाँ पे हट्टी नीति की वजह से कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर दिया जाएगा, जिसके वजह से धीरे धीरे जो कस्टमर का परचेजिंग पावर है वो क्या हो गया? घट गया। एंड डिरेल्ड ब्रॉडर इकोनॉमिक मोमेंटम। और बड़े पैमाने पर जो इकोनॉमिक मोमेंटम था, यानी जो एक तरह का जो गति बनी हुई थी, उसको डिरेल कर दिया। डिरेल का मतलब क्या होता है? उसको जो, अगर डिरेल का ऐसे मतलब होता है कि पटरी से उतर जाना, ट्रेन डिरेल्ड हो जाती है। तो जो एक मोमेंटम बना हुआ था वो डिरेल्ड हो गई, यानी पटरी से उतर गई। द आरबीआई's रेट सेटिंग पैनल ऑन वेंसडे। आरबीआई का एक रेट सेट करने वाला पैनल होता है, वो बुधवार को अनाउंस किया। एंड ऑफ साइकिल इंक्रीज इन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। और क्या अनाउंस किया कि जो हमारा बेंचमार्क था, बेंचमार्क का मतलब जो स्थिर था 4%, उसमें उस इंटरेस्ट रेट में वृद्धि ऑफ साइकिल होकर के, यानी जो लीक से हट करके इंक्रीज़ किया अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वोटेड टू रेज द पॉलिसी रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। द मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी होती है जो समय समय पर आकर के देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का क्या करती है, उसमें बदलाव करती है या स्थिर रखती है या उसके लिए पॉलिसी बनाती है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी हैं मेकर हैं या फिर कमेटी है, उसमें 6 लोग शामिल होते हैं, जिसमें आरबीआई के गवर्नर अभी फ़िलहाल शशिकांता दास या शशिकांत दास कहें, वो भी शामिल है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि नहीं, इस बार जो है रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। रेपो रेट मैंने बता दिया कि जिस रेट पर कोई भी सेंट्रल बैंक, अगर भारत की बात करें तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जिस दर पर, जिस इंटरेस्ट के रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लेंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। और इस रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की गई है। अब बेसिस पॉइंट क्या होता है? तो 1% का 100वां भाग क्या बोलते हैं उसको? 1 बेसिस पॉइंट, यानी 1/100th of 1%। 1/100th of 1% इज कॉल्ड 1 बेसिस पॉइंट। तो कितना बेसिस पॉइंट बढ़ाया है? देखिए 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है।
40 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.4% बढ़ाया है। तो पहले कितना था 4%, अब कितना बढ़ गया 0.4%, यानी कितना परसेंट की वृद्धि हो गई 4.4%। अब हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, पहले से 4 था, अब 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हो गया 4.4%। क्लियर है? यानी 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 100% 100th of 1%, 100th of 1%। अब देखिए 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है, 0.4% बढ़ा दिया गया, पहले 4 था, अब 0.4 बढ़ गया, तो हो गया 4.4% विथ इमीडिएट इफेक्ट, और ये लागू हो गया। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास रेशनलाइज्ड दैट, आरबीआई के जो अभी गवर्नर हैं शशिकांत दास, उन्होंने रेशनलाइज्ड किया। रेशनलाइज का मतलब होता है तर्कपूर्वक जो बात कही, दैट लेटिंग इन्फ्लेशन रिमेन एलिवेटेड, अगर इन्फ्लेशन को बढ़ा हुआ रहने देंगे, एलिवेट का मतलब क्या होता है बढ़ा हुआ, तो अगर इन्फ्लेशन लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहेगा एट करेंट लेवल जो अभी है, फॉर टू लॉन्ग रिस्क्ड डी एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। डी एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि जब लंबे समय तक ये रहेगा तो आप उसको सही से कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, यानी उसको वो हमारे हाथ से निकल जाएगा, एंड कंसिक्वेंटली इसका परिणाम ये होगा हर्टिंग ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो हमारी ग्रोथ है, विकास है, और फाइनेंशियली जो हम लोग स्टेबल हैं, स्थिर हैं, टेंशन नहीं है, वो बढ़ जाएगी। वाइल रशियाज इन्वेशन ऑन यूक्रेन, हालांकि जो रूस का इन्वेजन है किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, यानी जो आक्रमण है, एंड द सब्सिक्वेंट वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन मॉस्को, और इसके परिणाम स्वरूप वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं मॉस्को यानी रूस के ऊपर, हैव रॉयल द आउटलुक, जो दृष्टिकोण है उसको क्या कर दिया है, गुस्से में ले आया है। रॉयल का मतलब होता है गुस्से में ले आना। फॉर प्राइसेज ऑन रेंज ऑन ऑफ कमोडिटीज़, तो प्राइसेज जो है उसमें आग लग गई है, कह लेंगे कि जो कमोडिटीज़ का जो रेंज है, जिसमें आप देखेंगे कि उन देशों से हमारे पास आता था वेट है, एडिबल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, एंड कोल, इसके दाम में काफ़ी वृद्धि हुई है। इंडियन हाउस होल्ड्स, अगर भारत की हम लोग बात करें परिवार की, परसेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशन, एक तरह का जो धारणा है और आशा है इन्फ्लेशन को लेकर के, हैव बीन रनिंग वेल एबव द, जो कि इन्फ्लेशन को लेकर के जब तक धारणा है या फिर आशा है, वो अभी फ़िलहाल है आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, लिमिट है, वो है 6%। 6% तक अगर महंगाई इन्फ्लेशन है, तब तक तो भारत में इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। यानी आरबीआई के द्वारा अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट फिक्स किया गया है कि अगर 6% तक है महंगाई इन्फ्लेशन, तब तक तो ठीक है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि आरबीआई का टॉलरेंस थ्रेशोल्ड जो 6% है, उससे ऊपर है, रनिंग वेल एबव, मतलब उससे ऊपर चला गया है फॉर मोर देन 2 ईयर्स, 2 सालों से या 2 सालों से अधिक से। दैट द आरबीआई हैज़ बीन फोर्स्ड टू एक्ट नाउ, इसलिए जो आरबीआई है वो कंपेल्ड है, यानी मजबूर है कि अब आप इस पे एक्शन लेना ही होगा। आफ्टर इंसिस्टिंग दैट प्राइस प्रेशर्स वर ट्रांजिटरी, ये बात को पे इंसिस्ट करते हुए, जोर देते हुए कि प्राइस का जो प्रेशर है वो ट्रांजिटरी है, क्षणिक है, इज़ अ बिलेटेड एट वेलकम एक्नॉलेजमेंट, देर से सही लेकिन एक वेलकम करने वाला एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है यहाँ पे समझ लो कि एक तरह से जो जानकारी है, यानी कह लो कि ज्ञान कह लें, यानी देर से आई ज्ञान लेकिन ये स्वागत करने योग्य है। दैट आरबीआई को ये बात समझ में आई दैट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फेलिंग टू एंकर प्राइस स्टेबिलिटी, एक की जो इकोनॉमिक की जो कॉस्ट है वो फेल हो गई है प्राइस में स्टेबिलिटी लाने में।
कैन पोटेंशियली बी फार मोर डेलिटेरियस। और इसको अगर देखें तो पोटेंशियली पूरे ताकतवर तरीके से एक काफ़ी डेलिटेरियस हो सकता है। डेलिटेरियस का मतलब क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। टू ग्रोथ देन अ रिलेटिव डिक्रीज इन द अवेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट क्रेडिट। कह रहा है कि एक हानिकारक हो सकता है कि एक तो आपका ग्रोथ से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि जो हमारा लो कॉस्ट क्रेडिट है, यानी कम दाम पे जो पैसा मिल जाता था, उसको भी ये हानिकारक, उसके लिए भी हानिकारक है। टू साइट मिस्टर दास, अगर हम लोग मिस्टर दास को साइट करें, यानी शशिकांत दास ने क्या कहा उस पे जाएं तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने क्या कहा कि सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन हर्ट्स सेविंग। अगर लगातार लंबे समय तक अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगा तो हमारे सेविंग्स को प्रभावित करेगा, जो भी पैसा आपके पास। इन्वेस्टमेंट को ही प्रभावित करेगा कि पैसा रहेगा तब ना इन्वेस्ट करेंगे। कॉम्पिटिटिवनेस भी, यानी जो प्रतिस्पर्धा है मार्केट में, वो ख़त्म हो जाएगी। एंड आउटपुट ग्रोथ, इन सब चीज़ों को ये प्रभावित करेगा। इट हैज़ प्रोनाउंस्ड एडवर्स इफेक्ट ऑन द पुअरर सेगमेंट। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि इसका एक एडवर्स इफेक्ट होगा, यानी इसका जो है, एडवर्स का मतलब क्या हुआ? एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिणाम आना। तो इसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा पुअरर सेगमेंट्स पे, जो गरीब तबका है उसके ऊपर। बाय इरोडिंग देयर परचेजिंग पावर, क्योंकि उसका जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है, वो पूरी तरह से कम जाएगी, खत्म हो जाएगी। इन एक्सप्लेनिंग इट्स डिसीजन टू रेज बोरोइंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 45 मंथ्स, अपने जो डिसीजन लिया है कि जिसमें आप क्या किया गया है कि बोरोइंग्स को, यानी जब आप आरबीआई से पैसा लेंगे, आप क्या लेंगे? कॉमर्शियल बैंक लेंगे, तो बोरोइंग के कॉस्ट को बढ़ाने को लेकर के एक्सप्लेनेशन देते हुए जो कि 45 महीने में पहली बार हुआ है, इस बात को एक्सप्लेनेशन करते हुए कि क्यों बढ़ाया। द MPC हैज़ एक्नॉलेज दैट, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये माना है कि द ओवरऑल आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन हैज़ डार्केंड कंसिडरेबली। अगर व्यापक तरीके से अगर हम इसके दृष्टिकोण को देखें, इन्फ्लेशन के जो दृष्टिकोण है, आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, ये धीरे धीरे डार्केंड हो गया है और गहरा होता ही गया है। सिंस इट मेट लास्ट मंथ, जब से उन्होंने पिछली बार भी वो मीटिंग किया था इस बात को लेकर के, तब से इन्फ्लेशन और क्या होते गया है? बढ़ते गया है। प्राइसेस आर ऑन अ टीयर, प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं ग्लोबली, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पे। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर ब्रॉडनिंग वर्ल्ड वाइड, और जो इन्फ्लेशन, महंगाई वाला जो प्रेशर है, वो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में क्या हो रहा है? फैल रहा है। एक केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, एक ग्लोबल, यानी ग्लोबली है, यानी ग्लोबल स्तर पे है। आगे देखिए, द IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें करीब 189 to 90 मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं। और इसका हम लोग हेड क्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसका काम क्या होता है कि पूरे विश्व की इकोनॉमी को मॉनिटर करना, और कहीं अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मदद भी करता है। यानी सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड स्तर पे IMF है, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, और इसमें करीब 189 to 190 मेंबर्स हैं, याद रखना है आपको। लास्ट मंथ IMF ने भी पॉजिटेड का मतलब होता है मानना, ये भी माना है, क्या माना है? दैट द वॉर इन यूक्रेन वाज poised to not only slow global growth in 2022 but would also cause inflation to accelerate by 2.6 percentage points to 5.7% in advanced economies this year. IMF ने भी माना है कि जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में,
जिसकी वजह से न केवल हमारा वैश्विक ग्लोबल ग्रोथ जो है 2022 का घटा है, बल्कि इन्फ्लेशन जो है और एक्सेलरेट करेगा और इंक्रीज़ करेगा, और ये 2.6% पॉइंट से 5.7% पॉइंट तक इस साल बढ़ सकता है इकोनॉमी में। एंड एज पर अ मोर appreciable quickening of 2.8% points in the case of emerging market and developing economies। और कह रहा है कि एस पर का मतलब होता है बढ़ना, अ मोर एप्रिसिएबल क्विकनिंग ऑफ 2.8%। अगर हम लोग इमर्जिंग मार्केट या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो ये कितना हो सकता है, 2.8% पॉइंट्स बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान है। With the central banks in advanced economies led by the US Federal Reserve, अब ये तो IMF के द्वारा कहा गया। अब सेंट्रल बैंक्स इन एडवांस इकोनॉमी लेड बाय द US फेडरल रिजर्व pursuing a path of policy normalization, the prospects of volatility in capital flows adding pressure on the exchange rate and consequently heightening the risk of important inflation have also surely quickened द पीच फॉर द RBI। अब ये तो प्रॉब्लम है ही। दूसरा क्या बोला गया है, जो US फेडरल रिजर्व है, जो कि पॉलिसी को नॉर्मलाइजेशन की तरह काम कर के रास्ते पर है, इसकी जो संभावना है कि जो वोलेटिलिटी इन कैपिटल्स फ्लोज, अस्थिरता, वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, अस्थिरता है कैपिटल फ्लोज में, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया है ऑन द एक्सचेंज रेट, यानी एक्सचेंज रेट जो है, पैसा जो हम लोग एक्सचेंज करवाते हैं डॉलर से रुपी, रुपी से डॉलर, उसका भी रेट बढ़ सकता है। कंसिक्वेंटली इसका परिणाम ये होगा कि हाइटनिंग द रिस्क ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। अब इससे क्या होगा कि इम्पोर्टेड यानी दूसरे जगह से भी जो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पहुँच जाएगा, हैव ऑल्सो श्योरली, जिसके वजह से हमारा जो क्विट द पीच का मतलब होता है चिंता बढ़ा देना, स्पॉइल कर देना। क्विट द पीच का मतलब क्या होता है, स्पॉइल, यानी भारत के लिए जो RBI के लिए रास्ते हैं उसको भी ये पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यानी RBI को अब अपने देश में महंगाई तो है ही, दूसरे देश में जो हो रहा है उसका भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट वगैरह भी पैसे का बढ़ेगा। द फैक्ट दैट द नोवेल कोरोना वायरस इज स्टिल लर्किंग, ये फैक्ट मतलब क्या, सच्चाई, कि जो नोवेल कोरोना वायरस है अभी भी हमारे बीच में छुपा हुआ है, यानी छिपा हुआ है, कहो छुपा हुआ नहीं, छिपा हुआ है, लर्किंग, एंड इट कुड ट्रिगर अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शंस। ट्रिगर मतलब होता है काउज, एक कारण बन सकता है कि एक फ्रेश वेव आ जाए इन्फेक्शंस का। फ्रेश वेव का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब लहर, यानी एक नया लहर। अभी तो हमारे यहाँ फोर्थ लहर है, फोर्थ वेव की बात हो रही है। एज सीन इन चाइना, जैसा कि चाइना में देखा जा रहा है। एड्स कंसिडरेबली टू द अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है। Monetary authorities have also rightly pointed to the impact that the increase in domestic pump prices of petroleum products। जो मॉनेटरी ऑथोरिटीज़ हैं, MPC के जो सदस्य हैं, उन्होंने एक सही तरीके से पॉइंट आउट किया है कि जो पेट्रोलियम के जो दाम बढ़े हैं डोमेस्टिक लेवल पे, इसका भी असर देखने को मिलेगा महंगाई पे। द ओनस इज नाउ स्क्वायरली ऑन द RBI। अब पूरी तरह से जो ओनस है, ओनस का मतलब जिम्मेवारी कह लो, उत्तरदायित्व कह लो, वो किसके ऊपर है, तो स्क्वायरली मतलब चारों तरफ से ये पूरी के पूरी अब जिम्मेवारी किसको उठानी पड़ेगी, RBI को एंड फिस्कल ऑथोरिटीज़ को। फिस्कल का मतलब होता है मौद्रिक नीति निर्माता, ऐसे फिस्कल का मतलब केवल मौद्रिक होता है, ऑथोरिटीज़ मतलब उसमें जो सदस्य हैं। टू मूव इन लॉक स्टेप एंड टेक एवरी पॉसिबल मेजर्स, और यहाँ पे एक जितना भी पॉसिबल मेजर्स का मतलब कदम उठाया जा सके, इंक्लूडिंग कटिंग फ्यूल टैक्सेस, जिसमें शामिल हो कि फ्यूल के जो टैक्स लगाया जाता है उसमें कटिंग करना। टू कीप इन्फ्लेशन फ्रॉम रनिंग अवे एंड लैंडिंग द इकोनॉमी इन स्टैगफ्लेशन,
जिसके वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा दूर तक ना बढ़े, मतलब और ना बढ़े। नहीं तो इसके वजह से क्या होगा, इट विल लीड टू इकोनॉमी इन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब मुद्रास्फीति की वजह से, यानी इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से अगर हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन के वजह से स्टैग हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। जैसा कि आपको पता है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर हमारा प्रभावित होता है, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी हर चीज़ नहीं खरीद पाएगा। पैसा रहेगा तो आपको खरीदने का भी मन करेगा, पॉकेट में पैसा है ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। पैसा आप ज़्यादा लेकर के जा रहे हो और सामान वहाँ से कम लेकर के आ रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आपके पास परचेजिंग पावर घट जाती है, चाह करके भी आप खरीद नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चीज़ें नहीं बिकेंगी, कम बिकेंगी। जब चीज़ें बिकेंगी ही नहीं, गुड्स मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो जो व्यापार है पूरी तरह से प्रभावित होगा, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से होगा, और जब सप्लाई बाधित होगा तो इसका निर्माण भी नहीं होगा, और जब निर्माण ही नहीं होगा तब जितने लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे थे फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ इसका निर्माण होता है वो भी प्रभावित होंगे, जो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी प्रभावित होंगे, जो छोटे छोटे दुकान खोले हैं वो भी प्रभावित होंगे, और इस तरह से जो हमारे देश की इकॉनमी है वो स्थिर हो जाती है, और स्थिर हो जाती है उसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इस दौर में न पहुंच जाए हमारी अर्थव्यवस्था, इसके लिए आरबीआई को अपने ऊपर जिम्मेवारी उठा करके इसको कंट्रोल में करना है। और कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स बहुत ज़्यादा हेवी लोड है उसको थोड़ा घटाना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहीं से होती हैं कि ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का कॉस्ट वगैरह सब कहाँ से आता है, यहाँ से पेट्रोलियम से ही आता है, यहाँ पे फ्यूल से कर लो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। फ़िलहाल जो लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि अगर यहाँ रेट बढ़ा है तो वो भी अपना रेट बढ़ाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज का एडिटोरियल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।